स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस किया था रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसमें था मेरा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट में ऑस्टेड का पूरा एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया था कि उसमें होता क्या है और कैसे कैसे वो परफॉर्म किया गया था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक का नाम है फोर्स जनरेटेड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका कोई कंडक्टर रखा है तो उसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस कंसेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज बताई है कि फोर्स जनरेटेड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक का नाम है। और इसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो इसी एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इनका एग्जांपल भी आपको देता जाऊंगा और आपको सिखाता जाऊंगा कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है अराउंड द मैग्नेट जिसके अंदर ही अंदर, जिस रीजन के अंदर एक मैग्नेट कोई भी फोर्स लगा सकती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो उस जगह को, उस रीजन को जहां पे एक मैग्नेट फोर्स लगा रही है उसको मैं क्या बोलता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, जस्ट सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब मैंने यहां पे कुछ आयरन रेल्स रख दी है। यहां पे मैंने क्या रख दी, आयरन रेल्स रख दी, यानी कुछ कीले रख दी। तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी, जस्ट सपोज कि क्या फिनोमिना मेरे सामने निकल के आएगा, ये मैग्नेट इन आयरन रेल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अगले केस में यहां से हटा के थोड़ा सा यहां पास में रख दिए। तो क्या हुआ, इसमें से कुछ तो अट्रैक्ट हो गए लेकिन इधर वाले पोर्शन के अभी भी अट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो दैट मीन्स इससे मुझे क्या पता लगा कि यहां वाले जो आयरन नेल्स थे इस पोजीशन पे जो थे उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा एक रीजन बना जो इसकी लिमिट के अंदर आ रहा था। व्हाट माय पॉइंट। और इसने क्या करा, मैग्नेट ने उनको अट्रैक्ट कर लिया उस रीजन तक, लेकिन जो उसके रीजन के बाहर के थे उनको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाई। क्लियर। अब हुआ क्या, अगले केस में मैंने मैग्नेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। क्लियर बात। अब मैंने मैग्नेट को क्या करा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने से क्या हुआ, ये बचे हुए भी क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो दैट मीन्स मुझे पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड या कोई मैग्नेट जब कोई फोर्स लगाती है वो एक रीजन के अंदर लगाती है। ठीक है, उस रीजन के अंदर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकती है। अगर उस रीजन के बाहर आप कोई चीज रख दोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, और उसी रीजन को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है, यानी कि यही फोर्स जो उसे अट्रैक्ट कर रही थी आयरन रेल्स को। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स हो। अगर मैं यहां पे दूसरी मैग्नेट रख दूं और सेम फोर्स सामने रख दूं तो मुझे पता है कि वो रिपेल कर देंगे। तो रिपेल भी वो उसी फोर्स से करेंगे जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे थे। व्हाट माय पॉइंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अब मेरे को वही निकालनी है, फोर्स जनरेटेड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस फोर्स से इसने इसे अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इसको फटाफट देखते हैं कैसे फाइंड आउट होता है। उसके लिए डेरिवेशन है।
तो स्टूडेंट्स जो अब टॉपिक मेरे पास आ रहा है फोर्स निकालने के लिए, देखो उसमें कंडीशन है कुछ, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो कंडीशन को समझते हुए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो उसमें क्या निकालना है आपको, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई बात करूं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर ऑलरेडी करंट मूव कर रहा है, ठीक है, और उसको मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगी। देखो अब समझो कैसे। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इतना तो कंफर्म हो गया था आपको कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर करंट मूव कर रहा है, तो वो एक मैग्नेट बन जाता है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है बात बिल्कुल? कि अब वो जो मैग्नेट थी, जो करंट कैरिंग कंडक्टर बन के आया था, खुद मैग्नेट बन गया था, जो उसके अंदर से करंट पास हुआ था, और उसको मैं एक दूसरी मैग्नेट के पास रख दूं तो अब क्या होगा, दो मैग्नेट्स आ गए आपस में। अब मुझे पता है कि दोनों मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी जनरेट होंगे। अब वो लाइक पोल्स होंगे तो रिपेल कर जाएंगे, अनलाइक पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो दैट मींस उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। आइदर इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट कैन बी रिपल्शन। तो दैट मींस कोई सी भी फोर्स वो जनरेट कर सकता है, वो हम बाद में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बट ये कंफर्म है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और अगर उसको आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे, यानी दूसरी मैग्नेट उसके पास लाके रखोगे, तो उन दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होगी। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप लोग सब अपने घरों में यूज करते हो। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है आपका, फैन। फैन कह सकते हो, मोटर कह सकते हो, बिल्कुल इसका ये एग्जांपल है। अब देखो आप क्या करते हो, फैन कैसे मूव करता है, आपने स्विच ऑन करा। अब आपने देखा होगा कि जो आपके फैन होता है उसके अंदर एक ऑलरेडी मैग्नेट लगी होती है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ऑन करने से क्या होगा, करंट पास होगा, और उसके अंदर होती है कॉइलिंग। वो कॉइल क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ठीक है। जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वो भी एक कंडक्टर था, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वो क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। तो इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जब करंट पास करोगे तभी वो मैग्नेट बनेगा। और जैसे ही आप करते हो तो वो क्या होता है, वो मैग्नेट उसको रोटेट कराती है, ठीक है, उस कंडक्टर को। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर ही तो फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है। यहां समझो, करंट कैरिंग कंडक्टर experience a force, what my point, when it is placed in a magnetic field। तो जो आपके पंखे के अंदर मोटर होती है, पंखे के अंदर कॉइलिंग होती है, उसके अंदर से आपके क्या होता है, करंट पास होता है। तो वही कंडक्टर एक्सपीरियंस क्या करता है, फोर्स, क्योंकि उसके चारों तरफ एक रेडियल मैग्नेट होती है। क्लियर होगी बात? और वो उसे रोटेट कराना शुरू करता है। इससे वजह से आपका जो फैन है वो क्या करता है, घूमना शुरू करता है। एक फोर्स, उसे फोर्स धक्का देती है घूमने के लिए। गॉट माय पॉइंट? और वो क्या है, टॉर्क जनरेट करता है, तो इसलिए वो रोटेशनल मोशन अपनी तरफ घुमाता है। क्लियर होगी बात? और इसी तरीके से आपका मोटर का भी एग्जांपल होता है। मोटर भी सेम इसी तरीके से काम करती है आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे और उसको क्लियर करते हैं। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, इसी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बन रही है। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक चार्ज है। अब आपको पता है करंट कब जनरेट होता है, जब चार्ज मूवमेंट में हो। जब कोई चार्ज मूवमेंट में हो तब उसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है। गॉट माय पॉइंट? तो अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज था, वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? और ये जो v वेलोसिटी है, ये इस b के साथ क्या बना रही है, थीटा एंगल जनरेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ
कोई थीटा एंगल जनरेट कर रही है, और ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। और याद रखना जब भी आप करंट की बात करोगे, करंट का मूवमेंट हम मानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब भी आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में आपका करंट होगा। गॉट माय पॉइंट? नेगेटिव चार्ज भी मूव कर सकता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहां पे आपको क्या चीज गिवन है आपको, ठीक है। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, मूविंग चार्ज। अब देखो ये इसके साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, तो मैं इस v को रिजॉल्व कर लूंगा एक वर्टिकल एक्सिस में, तो वो क्या बन के आएगी, इस तरीके से कोई z एक्सिस बन के आएगी। तो ये हो जाएगा आपका v sin थीटा, यानी इसका मैंने वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर कर लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? अब देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। वो फोर्स कहां निकल के आएगी, किसी y एक्सिस पे निकल के आएगी, और यही फोर्स मुझे क्या थी स्टूडेंट्स निकालनी थी। ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई, और ये मेरी कोई z एक्सिस हो गई। क्लियर होगी बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो मुझे मैक्सिमम मिलेगा कहां पे, z एक्सिस पे, यानी कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अब जरूरी नहीं है कि z एक्सिस पे ही हो हर बार, हो सकता है y एक्सिस पे आ जाए, तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी दोनों के। याद रखना फोर्स हमेशा आपकी इन दोनों एक्सिस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी। क्लियर होगी बात? और v कंपोनेंट मेरा कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको रिजॉल्व किस में करूंगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई बात समझ में? तो अब इसको जो फोर्स निकल के आती है उसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं, और इसको किस रूल से फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक चीज समझो कि आपकी जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है वो कैसे कैसे मैक्सिमम हो सकती है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर सकती है। अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो फोर्स मैं बात कर रहा हूं, ये फोर्स जो जनरेट हो रही है, इसकी इंटेंसिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, कैसे कैसे बढ़ेगी आगे, वो मुझे देखना है। अब आप खुद इमेजिन करो कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज को याद रखना है कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एक तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस है, एंड नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स मेरे पास है। इसके अलावा अगर आपको कोई और फैक्टर दिमाग में आता तो सोचो कि और कोई फैक्टर है मेरे पास, नहीं है। तो अब आप देखो इन तीनों फैक्टर्स पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा। देखो अगर मैं बात करूं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली क्या है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर, वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी अपनी फोर्स को बढ़ा देगा, ठीक है, जैसे जैसे मैंने उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, ठीक है। अब आप देखते हो, करते हो ना अपने इसमें क्या कहते हैं, फैन की स्पीड को रोटेट करते हो नहीं करते हो, वो क्या होता है कि मैं उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूं। जो आप रेगुलेटर से ट्विस्ट करते हो वो यही तो काम करता है कि आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी। अब उससे क्या होगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा करेगा तो ज्यादा तेजी से घूमता है आपका फैन, यही होता है। तो इसके ऊपर एक मिनट डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैं एक फैक्टर लिख सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि मैं चार्ज बढ़ा दूं, यानी कि मैं करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, यानी कि जो चार्ज मेरे पास है, नंबर ऑफ चार्जेस, आपको पता है चार्जेस क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q कर दूं मैं अगर, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात? अब तीसरा फैक्टर देखते हैं। देखो वेलोसिटी, अगर मैं इन चार्जेस की वेलोसिटी को ही बढ़ा दूं तब भी क्या होगा, फोर्स आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है,
लेकिन मुझे कैसा चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, v sin थीटा, क्योंकि जो मेरा एक्शन में आ रहा है, जो कंपोनेंट मेरा काम आ रहा है, इस v को ही तो रिजॉल्व किया था, और वो कैसा होना चाहिए, हमेशा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर चार्ज ऑलरेडी आपका परपेंडिकुलर जा रहा है तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो इस b के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट। तो आपको ये चीज तीनों पॉसिबिलिटीज हमने यहां पे लिख दी। इसको आप क्या करो, तीनों इक्वेशन को मर्ज कर दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मुझे क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, तो कांस्टेंट आएगा। तो आप क्या कांस्टेंट लगाओगे यहां पे, k q v b sin थीटा। व्हाट माय पॉइंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको इसमें। अब ये जो k होता है यहां पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, 1 हो जाती है। लेट k इक्वल्स टू 1, तो फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, q v b sin थीटा। गॉट माय पॉइंट। अब एक चीज समझो, b और v sin थीटा आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे है, और इनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे होते हैं। आप उसी को देखो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैं बड़े आराम से क्या लगा सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल आएगा, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, दैट इज द फोर्स experienced by a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, फैन, मोटर, ये सब इसी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको निकालने का तरीका, और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंटली, ये V क्रॉस B ही करना, इसे कभी भी B क्रॉस V मत कर देना। ठीक है, समझो कैसे, V क्रॉस B gives you F। ये मैंने मेरी एक 11th क्लास की वीडियो बनी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप उससे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, हमेशा आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे हमेशा कैसे आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। ये मैंने 11th क्लास की वीडियो में बना रखी है, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रखा है, आप उसमें से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज जो होगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मेरा फोर्स पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो मुझे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी कि V क्रॉस B। क्लियर होगी बात, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने फोर्स निकाली, इसको मैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने के लिए आते हैं तो कई बार उनके डायरेक्शंस पूछते हैं कि वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद रखना, मोटर के केस में या फैन के केस में आपको क्या लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपना लेफ्ट हैंड लेना है और थंब लेना है, फोर फिंगर लेनी है और मिडिल फिंगर लेनी है। तो ये तीनों फिंगर्स को आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख देना तीनों में, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10th क्लास में भी पढ़ा है। अब इसका यूज करने का टाइम है कि आप इसको यूज कैसे करोगे, तो वो सीख लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तो आप याद रख लो कि सबसे पहले आपका जो फिंगर्स आती हैं उसमें एक टर्म याद कर लो, FBI। ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है,
FBI अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, ठीक है। FBI आपने बहुत जगह नाम सुना होगा। F स्टैंड्स फॉर फोर्स, B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड I स्टैंड्स फॉर करंट। और करंट क्या होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी आपकी। क्लियर होगी बात? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी पॉजिटिव चार्ज की, उस डायरेक्शन में आपका करंट मूव करेगा, तो आपको इसको नाम देना है FBI। गॉट माय पॉइंट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब देखते हैं, थंब रिप्रेजेंटेड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को B रिप्रेजेंट कर रहा है, I रिप्रेजेंटेड द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का नाम याद रखना बस, नेगेटिव चार्ज कर दोगे तो अपोजिट करनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखना। तो ये आपको FBI के नाम से याद रखना है। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम इसका एक्सपीरियंस करना आपको सिखाऊंगा कैसे। अभी हमारे पास थ्योरी का टॉपिक है तो हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास रखनी है। अब जैसे यहाँ पे यही है, ये रहा B के डायरेक्शन में रखो। अब मुझे पता है Z एक्सिस पे कहीं ये आ रहे हैं, तो वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, तो फोर्स ऊपर की तरफ आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे FBI को लगा सकते हो और ये फ्लैंक्स लेफ्ट हैंड रूल से लगेगा। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन के बेस पे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं कि कब मेरे पास मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई करंट कंडक्टर या कब वो मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो सारी कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत इजीनेस हो जाएगी, ठीक है। फ्लैंक्स लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको सिखा चुका हूं। अब ये देखते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स इसको मैं रब कर देता हूं और फिर डायरेक्ट रिजल्ट के बेसिस पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। फर्स्ट स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री। अगर मैं थीटा को 0 या 180 डिग्री पुट कर दूं, इस इक्वेशन को मान लो आप ए इक्वेशन, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में थीटा को 0 और 180 डिग्री पुट करूंगा तो F इक्वल्स टू, मुझे पता है QVB साइन 0 या 180 कितना होता है? 0 होता है। तो फोर्स कितनी आ जाएगी मेरी? 0, यानी कि मिनिमम फोर्स। क्लियर? सेकंड केस क्या आएगा, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं, थीटा को 90 डिग्री पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? F इक्वल्स टू QVB साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो रिलेशन आ जाएगा QVB, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। यानी कि कोई भी चार्ज इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स देगा। और यही चीज तो मैं आपको सिखा रहा था फ्लैंक्स लेफ्ट हैंड रूल से, कि ये दोनों हमेशा कैसे होने चाहिए? दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा? आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगी और उस फोर्स की डायरेक्शन इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। गॉट माय पॉइंट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फ्लैंक्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। अब इसी तरीके से मेरे पास थर्ड स्पेशल केस आता है, इफ V इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि अगर मेरे पास चार्ज ही स्टेशनरी हो जाए, चार्ज मूव ही ना कर रहा हो। जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट तो जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज तो कभी भी करंट को जनरेट नहीं करता। तो दैट मीन्स कि इफ V इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी क्या आ जाएगी? फोर्स 0। आप यहाँ पे V की वैल्यू 0 पुट कर दो तो सब वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो दैट मीन्स कि उस कंडीशन में भी आपकी फोर्स मिनिमम आएगी। यानी कि जब तक करंट जनरेट नहीं होगा, आप यही तो करते हो, फैन है आपका, आपने स्विच ऑन ही नहीं करा तो फैन घूमेगा थोड़ी। जब आप स्विच ऑन करोगे तभी तो फैन रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो दैट मीन्स कि जब आप उसको वेलोसिटी दोगे, चार्ज को मूव कराओगे, तभी तो होगा। क्लियर? तो ये इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, इससे आप इनकी फोर्स एक्सपीरियंस निकाल सकते हो व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर
कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। मैंने फुल कोशिश करी है कि आपको एग्जांपल्स के बेसिस पे सिखाऊं मैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और कोई भी प्रॉब्लम है इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से फिजिक्स को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऑन फिजिक्स अड्डा, लेट्स मेक फिजिक्स फन। थैंक यू वेरी मच।